हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब एक बाल्कन देश है, बाल्कन कंट्री है, जिसके स्प्रिंग सीजन का पहला पार्लियामेंट्री सेशन कंडक्ट करवाया जा रहा था और उस टाइम पे कुछ ऐसे नजारे बाहर आते हैं जिसके वीडियोस सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं। और वो देश कौन सा है उसके बारे में एक बार मैं बताता हूं आपको। जहां पे पार्लियामेंट में अफरा तफरी मच गई थी, वहां के लॉ मेकर्स आपस में भिड़ रहे हैं, साथ साथ में जो स्पीकर हैं उनकी तरफ भाग रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ंत होती जा रही है। और सबसे खास बात, अभी इंडिया में होली आई भी नहीं है और इस नेशन, ये बाल्कन नेशन की पार्लियामेंट में होली मनाई जा रही है और स्पेशली दो कलर्स की, ब्लैक और पिंक की। मैं आपको बताऊंगा अभी क्या हुआ है वहां पे। और मैं बात कर रहा हूं उस बाल्कन देश की जिसका नाम है सर्बिया। तो यहां पे मैं सर्बिया की बात कर रहा हूं और ये जो आप बाकी सारे देश देख सकते हो, ये बाल्कन कंट्रीज हैं। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, कोसोवो, बुल्गारिया, ये सारे के सारे बाल्कन नेशन है। बाल्कन का मतलब होता है तुर्किश वर्ड में अ चेन ऑफ वुडन माउंटेन्स, और उसी के बाद से इनका नाम जो है वो बाल्कन नेशन रखा गया है। यानी यहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफिकल रीजन है उसकी वजह से इनका नाम बाल्कन है, बट मेजरली यही रीजन है। पॉलिटिकल रीजन भी है, इकोनॉमिक रीजन भी हैं। और इन बाल्कन देश का निर्माण कैसे होता है, ये बहुत पुरानी टाइम से चले आ रहे हैं। 19वीं सेंचुरी तक तो बाल्कन कोई ऐसा वर्ड नहीं था जिसको हम प्रोमिनेंटली मुख्यतः बहुत यूज करते थे। पहले ये रोमन अंपायर के अंडर था, उसके बाद में धीरे 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 ऑटोमन अंपायर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता गया और साथ में जो ऑटोमन अंपायर था वो यहां पे टेरिटरीज ऑक्यूपाई करता गया। फिर उसके बाद में 19वीं सेंचुरी में, मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूं कि 19वीं सेंचुरी में एक नेशनलिज्म की वेव, नेशनलिज्म का राइज होता है, जिसकी वजह से कुछ कंट्रीज अपने आप को क्या कर लेती हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंस दे देती हैं, यानी कि वो आजाद हो जाती हैं इस ऑटोमन अंपायर से, जिसमें सर्बिया भी एक नेशन था उस टाइम पे। फिर उसके बाद में कुछ बाल्कन वॉर्स होती हैं, उसके बाद में और फ्रेगमेंटेशन होता है इस रीजन का, ऑटोमन अंपायर और वीक होता है। अब ऑटोमन अंपायर के खिलाफ इन्होंने क्यों लड़ाई लड़ी? इसलिए लड़ाई लड़ी कि ऑटोमन अंपायर अपनी मर्जी चला रहा था। अब पहले रोमन अंपायर था, फिर ऑटोमन अंपायर था, तो कुछ हमें रिलीजन के बेसिस पे क्लैशेस भी देखने को मिलते थे, जैसे कि इस्लामिज्म और क्रिश्चियनिटी के बीच में देखने को मिल रहे हैं। और रिलीजियस आइडेंटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी कल्चरल आइडेंटिटी से और नेशनल आइडेंटिटी से। ये सारे रीजन थे कि ये ऑटोमन अंपायर के खिलाफ थे। फिर वर्ल्ड वॉर 1 आती है, उसके बाद में यूगोस्लाविया बनता है, फिर वर्ल्ड वॉर 2 आती है, फिर यूगोस्लाविया पे सोवियत यूनियन का ज्यादा इंफ्लुएंस होता है। फिर कोल्ड वॉर के टाइम पे यूगोस्लाविया ब्रेकअप हो जाता है। यूगोस्लाविया में कुछ किंगडम्स को मर्ज किया था, जैसे सर्ब्स, वहां से सर्बिया बना, क्रोट्स, वहां से क्रोएशिया बना। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकली बहुत डाइवर्स हैं। कुछ नेशन यूरोपियन यूनियन में है, कुछ नेशन नेटो के मेंबर हैं, और कुछ नेशन अभी ट्रांजिशन कर रहे हैं, जैसे कि सर्बिया। ये आपको मैंने ब्रीफली हिस्ट्री बता दी। अब एक बार के लिए मैं आपको इमेज बताऊंगा। देखिए किस तरीके से सर्बिया के अंदर हमें ये ब्लैक स्मोक देखने को मिल रहा है, राइट। ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे। फिर आप ये देखिए, ये नजारे देखिए, व्हाइट, पिंक, ब्लैक, ये सारे स्मोक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सर्बिया की जो पार्लियामेंट थी वो बिल्कुल केओटिक बन चुकी थी, बिल्कुल केओस हो गया था। मैं आगे आपको इसके वीडियोस भी दिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। और सबसे बड़ी बात है कि चीजें अनफोल्ड कैसे हुई। अब होता क्या है, होता क्या है, मैं आपको चीज बताता हूं। तो हो ये रहा था कि, एक मिनट, होता ये है कि जो रूलिंग कोएलिशन है, जो कि सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी के द्वारा वहां पे रूलिंग गवर्नमेंट चलाई जाती है, वो एक कोएलिशन बना रखी है। वो एक बिल लेके आते हैं जिसके ऊपर वोट देना होता है। अब वो बिल था कि यूनिवर्सिटीज में हम फंडिंग इंक्रीज कर दीजिए। अब इसके पीछे भी बैक स्टोरी है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो उस टाइम पे अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो केओस बनाने लग जाते हैं। वो बिल्कुल वोट देने से मना कर देते हैं कि हम वोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिमांड करते हैं कि जिस तरीके से सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया था, एक मूवमेंट चला था वहां पे और एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसको पहले आप एक्नॉलेज कीजिए। देखिए, अगर अब वहां पे प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे भी दे, तो जब तक वहां की पार्लियामेंट उसको एक्नॉलेज नहीं करती, जब तक वो ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बट ये होने से पहले होता क्या है कि इस बिल को पहले आगे ला दिया जाता है, जिसकी वजह से अपोजिशन मेंबर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास में कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो नए लॉज पास कर सके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे चुके हैं। आपको पहले उनके रेजिग्नेशन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उसके बाद में आप कोई नए लॉज ला सकते हो। और इसी वजह से हमें यह उपद्रव देखने को मिलता है, केओस देखने को मिलता है पार्लियामेंट के अंदर। अब आप कुछ वीडियोस देखिएगा जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये देखिए, एक और वीडियो दिखाना चाहूंगा जहां पे देखिए ये सारी चीज देखिए आप।
ये आप देख सकते हैं किस तरीके से स्मोक ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं, विसल्स बुलाए जा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये लॉ मेकर स्पीकर की तरफ भाग रहे थे और उसके बाद में लॉ मेकर्स जो स्पीकर है उन्होंने ये कहा कि आप अपनी बेंचेस पर रिटर्न कर जाइए, और जब दोबारा से डिबेट चालू हुई तो उसके बाद में ये जो अपोजिशन मेंबर्स हैं ये विसल्स बजा रहे थे, ये हॉर्न बजा रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किस तरीके से रूलिंग गवर्नमेंट हमेशा से ये कहते आई है कि वेस्टर्न नेशन सर्बिया को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये सब कुछ हो रहा था तो वहां के स्पीकर ने ये कहा कि जो आपका ये कलर रिवॉल्यूशन है ये फेल हो चुका है, दिस कंट्री विल लिव, दिस कंट्री विल कंटिन्यू टू वर्क एंड कंटिन्यू टू लिव। ये वो कहते हुए नजर आते हैं, जो वहां की स्पीकर है एना बारबरिक उनका नाम है। अब जैसा मैंने आपको सब बता दिया कि क्या क्या रीजन थे कि उन्होंने बोला कि ये जो सेशन हो रहा है ये इलेजिटिमेट है, बट बात यह है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्या रीजन है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ा, और उससे पहले ऐसा क्या मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दिया, और अब यहां के अपोजिशन मेंबर्स ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये सेशन चल रहे हैं ये इलेजिटिमेट है, ये इलीगल है, क्योंकि पहले आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 60% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज, जिससे कि आप अपनी यूपीएससी तैयारी को अफोर्डेबल बना सकते हैं। और इसमें आप आगाज 2027 में मान लीजिए आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, दैट इज YUVI50। आगाज में 2027 में मैं साइंस एंड टेक एनवायरमेंट में करा चुका हूं, इकोनॉमिक्स की मैं एनसीईआरटीज लेके आ रहा हूं फ्रॉम 9 to 12, तो जुड़ना मत भूलिएगा। उसके बाद में अगर आप सीसेट में अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, मैं भी अंडर कॉन्फिडेंट फील करता हूं, आप ऑलरेडी एक बार फेल हो चुके हैं, तो आप ध्यान रखिए, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि काफी टाइम जीएस पेपर निकल जाता है बट सीसेट नहीं। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। लिमिटेड टाइम ऑफर है 2999 में, जिसमें कि आप इस चीज को अवेल कर सकते हो। अब क्यों सर्बिया की पार्लियामेंट में स्मोक बॉम्ब्स और फ्लेयर्स छोड़े गए? अब इसके पीछे रीजन एक है। होता क्या है कि सर्बिया की एक सिटी है नोवा सिड, राइट, होपफुली आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली। तो वहां पे जो है एक वहां का एक रेलवे स्टेशन है, उसके बाहर एक जो आउटडोर रूफ्स होती हैं जहां पे बेंचेस लगी होती हैं, उन बेंचेस के ऊपर मान लीजिए कैनोपी के फॉर्म में यहां पे एक बेंचेस हैं, यहां पे बेंचेस लगी हुई हैं, और ये आपका स्टेशन है। और स्टेशन में ये कैनोपी, कंक्रीट कैनोपी है जो कि शेल्टर देती है, जो कि छांव देती है उन बेंचेस पे लोगों, जो भी लोग उन बेंचेस पे बैठते हैं उनके लिए। अब वो कोलैप्स कर जाती है, और उस कोलैप्स की वजह से वहां पे 15 लोगों की जाने जाती हैं। यहां पे 14 हैं, लेकिन उसके बाद में जब न्यूज रिपोर्ट्स आई थी बाद में कंफर्म किया गया था कि 15 लोगों की जाने जाती हैं। और उसके बाद से ही इस पूरे देश में क्या होता है, प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात, इस रेलवे स्टेशन को अभी न्यूली रेनोवेट कराया था, और वो भी किसने, चाइनीज एक कंसोर्टियम है। तो चाइना का माल यहां पे भी नहीं चल रहा है, आई एम जस्ट जोकिंग, तो यहां पे भी नहीं चल रहा है। और उसके बाद में ये सारा इवेंट होता है, इसमें 15 लोगों की जाने जाती हैं। उसके बाद में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, और स्टूडेंट का प्रोटेस्ट करने का तरीका भी अलग है। स्टूडेंट किस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, वो जो अपनी क्लासेस हैं, यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स होते हैं अपनी क्लासेस को ब्लॉक कर देते हैं, क्लासेस नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद में ट्रैफिक सिग्नल को 15 मिनट के लिए ब्लॉक किया जाता है। और 15 मिनट के लिए क्यों, क्योंकि 15 जाने गई हैं, तो 15 मिनट ऑफ साइलेंस करते हैं, जिससे कि जो जाने गई हैं उनको मौन कर सकें, उनके प्रति दुख व्यक्त कर सकें, शांति व्यक्त कर सकें। यह सारा रीजन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह प्रोटेस्ट हुआ तो सरकार यहां में बीच में कैसे आ गया, क्योंकि सरकार को बोला गया कि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे उतना ध्यान नहीं दिया, पुअर ओवरसाइट थी, आपने कहीं ना कहीं करप्शन किया है, आपने कहीं ना कहीं इस चीज को इतना सीरियसली लिया। तो इस इवेंट के बाद में एंटी करप्शन प्रोटेस्ट और एंटी करप्शन मूवमेंट चलाए जाते हैं, जिसमें पहले स्टूडेंट्स इस तरीके से एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, फिर बाद में टीचर्स जुड़ जाते हैं, फार्मर्स जुड़ जाते हैं, काफी सारे वर्कर्स जुड़ जाते हैं, और हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही बड़ी स्केल पे प्रोटेस्ट। और उसके बाद में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, वो रेजिग्नेशन कर देते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट जो है जनरल स्ट्राइक लेके आ जाते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट पे और प्रेशर बने। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट को यह बोला जाता है कि थॉरोली इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। वो थॉरोली जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसकी जब रिपोर्ट्स बाहर आती हैं, तो भी ये जो बच्चे हैं, ये जो लोग हैं, ये बिलीव नहीं करते उसके ऊपर। फिर उसके बाद जो रिपेयर किया गया था उसकी जो टर्म्स और कंडीशंस थी या उसकी जो प्रोविजंस थे उसके बारे में वो मांगते हैं। जब वो भी बाहर अगर पब्लिक की जाती है तो वो बोलते हैं कि हम बिलीव नहीं करते इन चीजों पे। ये सारी चीजें निकल के आती हैं, और ये कहा जाता है कि इन लोगों के, ये जो अथॉरिटीज है, इनके लोगों के हाथ पे ब्लड्स लगा हुआ है, करप्शन किल्स अस, ये सारी चीजें निकल के आती हैं। और वहीं प्रोटेस्ट जो है वो वहां पे जो बेलग्राड सिटी है, जो वहां की नेशनल असेंबली है, उसके सामने भी किया जाता है इन लोगों के द्वारा। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है, जो रूलिंग कोएलिशन है वो ये कहती है कि यहां पे जो वेस्टर्न नेशंस हैं
स्पेशली जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं सर्बिया को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, और ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहे हैं उनको हाईजैक भी इन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कर रखा है। क्योंकि जो भी डिमांड्स हमसे की गई, हमने वो सारी डिमांड्स जब पूरी कर दी हैं, तो फिर अब प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? अब एक बार मैं वहां की जो रूलिंग कोएलिशन है उनका आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। Mióta amerikai Egyesült Államokban patrióták győztek, azóta itt Közép-Európában felerősödtek a destabilizációs törekvések. Ennek elszenvedője szerint तो ये डायरेक्टली जो है साफ साफ कह देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लेम लगा देते हैं, बोल देते हैं कि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करके रशिया को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। ये साफ साफ आपने देखा। और जो भी डिमांड की गई थी इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा या फिर जो भी वहां पे मूवमेंट चल रहे थे, उन सब के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने बोला कि जो स्टेशन रिपेयर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे हमने वो पब्लिक कर दिए, जो प्रोटेस्टर्स को हमने अरेस्ट किया था उनको हमने माफी दे दी, फिर उसके बाद में हायर एजुकेशन फंडिंग जो आपकी डिमांड थी उसको हमने इंक्रीज कर दिया, फिर जिन लोगों पे ये शक था कि उन्होंने प्रोटेस्टर्स को हार्म किया है, उन्होंने उन पे हमला किया है, हमने उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो ये चीज हमें समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद में दोबारा से उन्होंने बोला कि हमें और हायर फंडिंग चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, और इसी वजह से ये जो बिल है वो इस पार्लियामेंट में लाया जा रहा था। बट जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी अपने आप को रिजाइन कर चुके हैं, तो सबसे पहली बात अपोजिशन मेंबर्स की ये थी कि पहले उसको एक्नॉलेज किया जाए। जब आपकी सरकार नहीं रहेगी तो आप बिल कैसे ला पाओगे, और बिल नहीं ला पाओगे तो बिल पास कैसा होगा? यही सारा मुद्दा था जो चला आ रहा था। पहले जैसे 15 लोगों की जान गई, एक रेलवे स्टेशन की जो आउटडोर रूफ है कोलैप्स होने की वजह से, फिर उसके बाद में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट चालू होता है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, फिर उसके बाद में पीएम रिजाइन करते हैं, पीएम रिजाइन करने के बाद में उनकी पार्लियामेंट सेशन आता है, और पार्लियामेंट सेशन के बाद में किस तरीके से अपोजिशन लॉ मेकर जो हैं वहां पे उपद्रव मचाते हैं, जिससे कि जो पार्लियामेंट की सैंक्टिटी है उसको खराब किया गया है। लेकिन बाकी लोगों ने क्या कहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब लेजोविक वहां के लेफ्टिस्ट लॉ मेकर हैं, वो ये कहते हैं कि अब तो सिर्फ हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट को कैसे गिराया जाए, लाइक वी कैन ओनली डिस्कस द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि करंट क्राइसिस को अगर हैंडल करना है तो आपको ट्रांजिशन करना पड़ेगा, और ऐसी गवर्नमेंट में ट्रांजिशन करना पड़ेगा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करे। यहां पे वो चीज करके आती है, और यही डिमांड जो है हम बार बार रखते हुए आए हैं। बट जो पॉपुलिस्ट है, वो जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट वहां पे है, वो इस चीज को रिजेक्ट करती हुई नजर आती है। अब वहां के जो प्रेसिडेंट है वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट्री डेप्यूटीज ने ये चीज परफॉर्म करी है पार्लियामेंट के अंदर, ये एक तरीके से हुलिगनिज्म है, यानी कि गुंडागर्दी है। फिर उसके बाद में सर्बियन लॉ के अंदर जो पार्लियामेंट्री डेप्यूटीज हैं वो इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं, यानी कि अगर वो ऐसा कोई भी काम कर दे तो उनको इम्यूनिटी मिलेगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वो इम्यूनिटी ये लूज कर सकते हैं अगर वो ऐसे सीरियस क्राइम्स को कमिट करते हैं तो। फिर जो स्पीकर ब्राना बिक है वो ये कहती हैं कि सर्बिया की पार्लियामेंट विल नॉट बैक, जैसे मैंने आपको बोला कि दिस कलर रिवॉल्यूशन हैज फेल्ड, आवर कंट्री विल लिव, आवर कंट्री विल कंटिन्यू टू वर्क एंड कंटिन्यू टू लिव, ऐसा वो कहती हुई नजर आती है। वहां के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि जो ये इंसिडेंट हुआ है ये डिस्ग्रेस है वहां के सर्बिया के लिए, और जो वेंडलिज्म किया गया है, जो इंटेंशनली आपने डैमेज किया है अपोजिशन एमपीज के द्वारा, ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता क्या है और आप किस तरीके का पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हो। ये सारी चीजें इनकी तरफ से निकल के आई हैं। ऑन द अदर हैंड जो प्रोटेस्ट के लीडर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि हम 15 मार्च को एक बहुत ही बड़ी मेजर रैली और बहुत ही बड़ा मेजर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें हमें सर्बिया के अंदर देखने को मिल रही हैं, और इस नेशंस में अभी जिस तरीके से पार्लियामेंट में अटैक हुआ है, सॉरी नॉट अटैक मींस लाइक अपोजिशन लॉ मेकर्स ने जिस तरीके से उपद्रव मचाया है, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है सर्बिया के लिए। और यहाँ पे वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज का कितना रोल है वो हमें नहीं पता, बट जिस तरीके से वहाँ की रूलिंग कोलिशन कहती हुई नजर आई है वो ये कह रही है कि हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया 9 मार्च को एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें टॉप 10 रैंकर्स को प्रीलिम टेस्ट सीरीज मिलेगी 1 महीने के लिए, टॉप 30 रैंकर्स को सीसेट टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये आप टाइमिंग्स देख सकते हो, 9 मार्च को आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। So again, thank you very much for listening to me, giving me your precious time. Stay safe, stay happy. Shabak khair.